हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने इसके अंदर थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था राइट ऑफ इक्वालिटी। अपने इसके बारे में थोड़े और चर्चा करते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे आप सिर्फ मेरा लेक्चर मत देखो, आसपास से देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इतना आपको ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपने कर रहे थे जो चैप्टर सेकंड अपना राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो संविधान ने हमें क्या क्या राइट्स दिए हैं उसके बारे में अपने थोड़ी सी आपके सब्जेक्ट में, आपकी बुक में जो ब्रीफली है उसको भी थोड़ा सा अपने एक्सप्लेन करके देखेंगे क्या कुछ अपने को दिया है, कौन कौन से राइट्स है अपने पास। तो सबसे पहले अपने पहला राइट्स किया था राइट ऑफ इक्वालिटी, वो अपने थोड़ा सा कर लिया था। अपने थोड़ा सा के बारे में फिर देख लेंगे क्या है, फिर आगे चलेंगे। राइट ऑफ इक्वालिटी हमें मिला है आर्टिकल 14 to 18, यानी जो ये 5 चैप्टर हैं इसके अंदर ही लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इक्वालिटी क्यों जरूरी है मैंने आपको कल बताया था, एक एग्जांपल दिया था। अब अपने आगे देखते हैं। सपोज कीजिए आप एक लोअर कास्ट से हो, दलित हो, ठीक है, या फिर किसी बैकवर्ड क्लास से हो। आप कहीं बाहर गए, ढाबे पर गए चाय पीने के लिए अपने दोस्त के साथ। तो उस ढाबे वाले ने पूछा कि क्या कास्ट है तेरी। हमने बता दिया, आपने बता दिया। उसके बाद ढाबे वाला 2 कप्स में चाय लेकर आया। उसको तो एक अच्छा कप दिया, चीनी मिट्टी का बढ़िया कप, और हमें एक डिस्पोजल कप में चाय दे दे कि तू तो हमारा कप जूठा कर देगा। कैसा लगेगा, हमें क्या फील होगा। सपोज कीजिए आप किसी मंदिर में गए हो, गुरुद्वारा में गए हो, वहां पर आपको ये कह के ना घुसने दिया जाए कि आप तो अलग जाति को, कैसा फील करोगे आप। सोच करो हम किसी पब्लिक किसी ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ पर कोई लंगर भंडारा चल रहा है, वहां पर हम लंगर खाने के लिए वहां पर लाइन में बैठे और हमें कह दें कि वो तुम लोगों की अलग लाइन बनी है, तुम लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते। कैसा लगेगा। हम स्कूल में जाएं, वहां पर हमें ये बोल दिया जाए कि तुम्हारे लिए पानी पीने के लिए अलग घड़े हैं, तुम हमारे वाले घड़ों में पानी नहीं पियोगे। कैसा फील होगा। ये ही फील हो रहा था जब हम इंडिपेंडेंस से पहले, सिर्फ इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं, उससे पहले भी हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी ही थी जो डिस्क्रिमिनेशन करती थी छोटे बड़े में, रिच पुअर में, अपर कास्ट लोअर कास्ट में, मेल फीमेल में, जेंडर के हिसाब से। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि तुम लड़कियां हो, तुम्हारा काम है घर पे रहना। कैसा फील करता था। तो इस चीज़ के बारे में हमारे जो जिन्होंने हमारा फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान निर्माता है, उन्होंने सोचा था कि इस चीज़ को दूर करना है। इसलिए वो लिखा है राइट ऑफ इक्वालिटी। सभी बराबर हैं, रिलीजन, कास्ट, रिच पुअर, एज, जेंडर, इस हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ, इस हिसाब से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं है जैसे आपने देखा भी होगा, अपने जैसे राजस्थान में, पंजाब की बात करते हैं, लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, बिहार से, यूपी से, उनको एक अलग नज़र से देखते हैं। आपने महसूस किया होगा ये कि वो तो बिहारी हैं, यूपी वाले हैं, भैये हैं, ठीक है ना। उनको मतलब एक हीन भावना से देखते हैं कि ये तो हमसे छोटे हैं, इनकी तो क्वालिटी हमसे कम है। ये गलत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को एक क्राइम कहा है। ये हमारे सभी बराबर हैं, ये हमारा पास एक राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी। अगर कोई राइट ऑफ इक्वालिटी का वोलेशन करता है तो ये क्राइम है। समझ के ये बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या कुछ आपको मैंने थोड़ा बताया था पहले। एक तो सभी बराबर हैं, जो लॉ के हिसाब से सभी बराबर हैं, कानून के हिसाब से सभी बराबर हैं। अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर मान लो किसी ने पब्लिकली किसी को गाली दी है, अब्यूज किया है, मान लो उसकी सजा है 1 महीना, मान लीजिए, तो ये सभी के लिए बराबर है। अगर किसी पुअर मैन ने गाली दी है, अगर किसी रिच मैन ने गाली दी है, अगर किसी प्रोफेसर ने दी है, अगर किसी इंजीनियर ने दी है, यहाँ तक कि अगर किसी जज ने भी गाली दी है तो उसको भी सजा मिलेगी, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। ये है राइट ऑफ इक्वालिटी। लॉ के अंदर सभी बराबर है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, सभी इक्वल है, सभी को एजुकेशन में बराबरी मिलेगी। ये नहीं कि कमजोर वर्गों को या जो छोटे लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है।
इसके अलावा जैसे जो पर्सनली मुझे लगता है कि राइट ऑफ इक्वालिटी में सबसे ज़्यादा है जेंडर इक्वालिटी जो आई है। इस लॉ के आने से, जो इस राइट के आने से सबसे ज़्यादा आई है, वो है जेंडर इक्वालिटी। ओके, हमारे समाज में हमने बचपन से देखा, मैंने खुद ने भी देखा, हमारे परिवार में भी यही है। हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर लड़कियों को, गर्ल्स को बॉयज़ से कम देखा जाता है कि ये तो कम है। एक बच्चा रो रहा है तो क्या बोलते हैं, क्या तो लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियाँ रोती हैं। इसका मतलब एक बना चुके हैं कि जो रोने वाला काम कमज़ोरों का और कमज़ोर काम लड़कियों का है। लड़कियाँ यानी गर्ल्स यानी वीक पॉइंट। ये बहुत गलत है, ये इक्वालिटी नहीं है। आज के टाइम में हमें इक्वालिटी दी गई है। लड़कियां भी, पहले क्या था, पढ़ने के लिए सिर्फ लड़के जाएंगे, लड़कियां घर का काम संभालो, घर का काम संभालो, घर का काम सीखो, खाना बनाना सीखो, कल को तुम हमारी शादी कर देंगे, मैरिज कर देंगे, वहां जाकर यही करना है, तुमने पढ़कर क्या करना है, समझिए ना। अब ऐसा नहीं है, अब राइट ऑफ इक्वालिटी है। जितना हक पढ़ने का लड़कों का उतना लड़कियों का भी है, राइट ऑफ इक्वालिटी। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे मिलिट्री में अभी कुछ रोज पहले एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि परमानेंट कमीशन में गर्ल्स को भी बॉयज के बराबर चांस दिए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, हर जगह इक्वालिटी आ गई थी। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है इसके लिए, लड़ी भी है हम, स्पेशली गर्ल्स ने लड़ी है अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए। 2004 में एक मेजर थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंडियन आर्मी में क्या इंडियन आर्मी में, थोड़ा आपको मैं बताता हूँ, आपको जिसको नहीं पता, इंडियन आर्मी में एक ट्रिक है, दो टाइप के कमीशन होते हैं, एक टेम्परेरी कमीशन, एक परमानेंट कमीशन। ठीक है, जब भी आर्मी में कोई भर्ती होता है, रिक्रूट होता है, तो उसकी सर्विस होती है लगभग 14 ईयर्स की होती है। उसके बाद उसको वॉलंटरी रिटायर कर दिया जाता है कि आप लोग अभी काम के नहीं हो, बूढ़े हो गए हो, या आप में अभी वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो एक यंग ऑफिसर में चाहिए हमें, क्योंकि मिलिट्री का मतलब जोश, हर वक्त जोश वो चाहिए। तो आमतौर पे सभी को रिटायर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी में एक होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक आते आते लगभग सभी रिटायर हो देते हैं। उसके अगर किसी ने जाना है तो हर साल परमानेंट, उसको आगे का कोई लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे का कोई कर्नल बनता है तो उसको बोलते हैं परमानेंट कमीशन। वो फिर आर्मी में 55 ईयर 58 ईयर की एज तक रह सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आगे जाने के लिए सिर्फ लड़कों को, मेल्स को, बॉयज को ही अपॉर्चुनिटी थी। लड़कियां चाहकर भी परमानेंट कमीशन में नहीं जा सकती थी, लेकिन अब ये दूर कर दिया गया। तो यहाँ पर आइए राइट ऑफ इक्वालिटी। आगे देखते हैं आगे में और क्या मिला है। अब डीपीएसपी में मैंने पढ़ा था कि हर एक स्टेट, हाउ ए स्टेट शुड बी, एक स्टेट कैसे होना चाहिए जिसमें सभी को बराबरी के राइट्स मिले, सभी को आगे आने का मौका मिले, सभी को पढ़ने का मौका मिले। यहां से एक आता है पॉइंट रिजर्वेशन का। अब आप लोग सोचो, कह सकते हैं कि आप सभी को पता है रिजर्वेशन क्या होता है। SC ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको जनरल की कंपेरेटिवली कम नंबर लाकर एडमिशन मिल जाता है। यही हुआ था। बात है 1951 की। हमारे एक स्टेट था, उसका नाम था मद्रास, जो आजकल तमिलनाडु है, पहले इसको बोलते थे मद्रास। अब मद्रास जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले ब्रिटिश रूल था, देश गुलाम था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे मूवमेंट, आंदोलन चलाने थे। तो जो हमारे देश के लीडर्स थे, उन्होंने सभी को कहा, चाहे वो गरीब थे, चाहे लोअर कास्ट के थे, चाहे कोई भी था, सभी को कहा कि आप सब लोग हमारे साथ आओ, हमारे साथ एक लड़ाई लड़ो, एक आज़ादी की लड़ाई लड़ो। आप लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ोगे तो हम आज़ाद होने के बाद आपके सपनों का भारत बनाएंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सभी को पढ़ने का राइट्स हैं, सभी को अपनी फ्रीडम का राइट है। तो सबसे पहले बात होता है पढ़ने की, एजुकेशन की। जब किसी ने आगे बढ़ना है, आपने भी फील किया होगा, आगे बढ़ने के लिए सबसे मजबूत हथियार है हमारा एजुकेशन। एक बच्चा समझ लो, एक कॉलेज है, एक कॉलेज में मान लो 1000 बच्चे, 1000 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अब वो एडमिशन करवाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, तो नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चे आएंगे, जो पास करेंगे, उसको क्रैक करेंगे, जो टॉप 1000 बच्चे होंगे उनको यहाँ पर एडमिशन देंगे। अब सोचो, एक तो बच्चा है अपर कास्ट का, जिनकी फैमिली रिच फैमिली है, अच्छी फैमिली है, एसी में रहता है, सब कुछ अच्छा करता है, अच्छी उसको पढ़ाई मिली है, अच्छी बुक्स मिली हैं, एक तो उसको यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है, वो बहुत आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। वो दिन में 5-6 घंटे पढ़ेगा, एसी में बैठेगा, उसको कोई चिंता नहीं है।
फ्री माइंड होकर पढ़ेगा। लेकिन एक गरीब बच्चा है जो सुबह से लेकर शाम तक पहले काम करता है, किसी दुकान पर लगा है, रेडी चला रहा है, पहले वो काम करता है, फिर वो यहाँ पर आके पढ़ेगा और फिर वो क्रैक करेगा। क्या दोनों में कंपटीशन बराबर है? ये कोई देश, कोई बिजनेस नहीं है भी जो आप बढ़िया है उसको आगे लेके आना है। देश है, एक कंट्री है जिसमें सभी को आगे लेके आना है। देश की आज़ादी से पहले हमारे लीडर्स ने ये वादा किया था कि सभी को आगे लेकर आएंगे। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इक्वल राइट्स देंगे। इक्वालिटी का मतलब जो लोग नीचे हैं उनको भी ऊपर उठाना है, उनको भी बराबर लेकर आना है, उनको भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। तो ये बात सोची तब के मद्रास स्टेट ने, और उन्होंने इनको दे दिए रिजर्वेशन कि मान लो 1000 सीटें हैं तो 1000 सीटों में से 20 लोग तो इस कैटेगरी के ही आएंगे ताकि इनका भी भला हो सके, इनका भी वेलफेयर हो सके। अब आगे तो कुछ लोग थे जिनकी ये बात नहीं पची, वो चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वो बोले ये तो वायलेशन हो रहा है, इक्वालिटी कहाँ रहेगी, सभी को इक्वल राइट चाहिए। हमने, हमारे बच्चे के नंबर आए 90 और इसके नंबर आए 70, ये तो पास हो गया, हमारा पास नहीं हुआ, इक्वालिटी कहाँ रह गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है, तो इन्होंने इसके फैसले को डिक्लाइन कर दिया, रद्द कर दिया। अब टेक्निकली तो ये जीत गए, लेकिन हमें दिख रहा है ये बात गलत है। देश कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छे लोग चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ाना है। देश की 70% आबादी गरीब थी, पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, उनको भी आगे लेके आना है। अगर वो जो बचे हुए 1% टॉप के लोग हैं यही आगे बढ़ते रहेंगे, यही अपना राज चलाते रहेंगे, तो बाकी के जो गरीब 99% लोग थे उनमें से भी 70% बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, ये आगे कैसे आएंगे। तो सरकार का ये फर्ज था। तो सरकार ने एक अमेंडमेंट करके हमारे जो राइट ऑफ इक्वालिटी है इसी में एक चीज़ कर दी, वो था हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में था इक्वालिटी, सभी को एजुकेशन मिलेगी। इसी के आर्टिकल 16 में एक 4th क्लॉज जोड़ दिया गया। इसमें बता दिया गया कि ये जो इक्वालिटी है वो उस चीज़ में अप्लाई नहीं होगी, उस चीज़ में लागू नहीं होगी अगर सरकार SC, ST या कोई बैकवर्ड क्लास है उसको आगे लाने के लिए अगर कोई स्कीम लेकर आते हैं तो यहाँ पर तुम्हारी इक्वालिटी वाला डंगा नहीं अड़ेगा, ये सरकार ने क्लियर कर दिया। तो आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब आपने सुना होगा कि वो पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि वो अछूत है, अनटचेबल है। ये चीज़ भी हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा थी, अछूत या अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 की बात करते हैं अपने। बहुत ही ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है, अनफॉर्चुनेट थे हम कि ऐसी चीज़ें भी थी हमारे देश में। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के बारे में। अब ये क्या है देखिए, जो दलित लोग थे, जो नीची जाति के लोअर कास्ट के लोग थे, उनको लोग अछूत समझते थे। एक गांव में कुआं है, कुएं में सभी लोग पानी भर रहे हैं, अगर कोई दलित अछूत SC का आदमी आया तो उसको वहां से पानी भरने नहीं दिया। वो बोल रहे हैं अगर तू पानी भरेगा तो ये पानी खराब हो जाएगा, जूठा हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। गांव के जानवर भी आके पानी पी रहे हैं उसके अंदर से, लेकिन वो इंसान होकर भी पानी नहीं भर सकता। कितनी गलत बात थी। तो इस चीज को भी सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूटर फ्रेमर्स ने देखा कि ये बात तो गलत है, तो उन्होंने बता दिया कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। अगर कोई बोलेगा वो अछूत है तो एक गुनाह है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक ढाबे पर 2 लोग गए, एक को तो अच्छे कप में चाय दे दी, जो था लोअर कैटेगरी का उसको डिस्पोजल दे दिया कि तू अगर हमारे कप में चाय पिएगा ये जूठा हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया है, इस चीज़ को ख़त्म किया गया हमारे आर्टिकल 17 में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। यहाँ तक कल अपने पढ़ लिए थे, अगला अब अपने पढ़ेंगे। आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट ऑफ फ्रीडम। अब सपोज कीजिए मान लो आप एक जज हैं, आपके पास एक फैसला आया, एक आपके पास केस आया, गांव के 2 लोग आपके पास आए, वो बोले हम लोअर कास्ट के हैं, नीची जाति की हैं, इसलिए गांव में अगर कोई फंक्शन होता है तो उसमें हमसे पैर धुलवाते हैं।
तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपके सामने एक घर है, एक लोग हैं, उसमें उसके जो राइट है इक्वालिटी के, उसका वायलेशन हो रहा है, वो इक्वल उसको नहीं समझ रहे हैं। अभी मुझे एक और एग्जांपल याद आया है, जोधपुर की बात है। जोधपुर के कुछ गाँवों में, राजस्थान में और गुजरात में, ये पहले एक प्रथा थी। क्या होता था कि मान लो गांव के किसी बड़े घराने का अगर कोई आदमी मर जाता, उसकी डेथ हो जाती, तो उस गांव के जो सभी दलित थे, जो सभी लोअर कास्ट के लोग थे, उन सभी का सिर मुंडवा देते, उनको बोल्ड कर देते। तो ये भी राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन है। अपने अब पढ़ते हैं नेक्स्ट राइट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब वैसे आपको पता ही है क्या होता है, स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर फ्रीडम के कुछ और मतलब निकलेंगे, वो अपने देखते हैं क्या है। राइट ऑफ फ्रीडम ये हमें दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक। अब ये क्या है राइट ऑफ फ्रीडम, अपने ये देखते हैं। सपोज कीजिए आप अपने घर पर हो, पुलिस आए और आपको पकड़ के ले जाए। आपने कुछ किया या नहीं किया वो पता नहीं आपको पुलिस बताए भी नहीं क्या हुआ है, और आपको जेल में रखे, अपनी कस्टडी में रखे, कैसा लगेगा आपको? पहले ऐसा ही होता था। जब देश ब्रिटिश रूल के अंदर था, कोई भी आता, ब्रिटिश पुलिस आती, आके पकड़ लेती, गिरफ्तार कर लेती, अरेस्ट कर लेती, और बताते नहीं, और कई कई दिन तक आदमी जेल में सड़ता रहता। तो इस चीज़ को भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूटर थे उन्होंने फील किया, और उन्होंने अपने को दिया है कि राइट ऑफ फ्रीडम। अब राइट ऑफ फ्रीडम में कई चीज़ें हैं, अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो कस्टडी वाली, अरेस्ट के बारे में। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर अपने को अरेस्ट करता है तो उसे बताना पड़ेगा, उसको एक रीज़न देना पड़ेगा कि उसने हमें क्यों अरेस्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात, उसने अगर हमें अरेस्ट कर लिया है तो अरेस्ट करने के 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमें सबसे नज़दीक के कोर्ट में लेकर आएगा, या फिर कई जगह ऐसा भी है भी जिस जगह पर क्राइम किया है उस कोर्ट में हमें लेकर आएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है, अगर जज ने कस्टडी बढ़ाने के बारे में आगे और कुछ नहीं बोला, भी इससे पूछताछ करनी है ऐसे बारे में और कुछ नहीं बोला, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में हमको रिलीज करना पड़ेगा। ये हमारे पास राइट है। ठीक है, इसके बारे में आगे अपने और देखते हैं और क्या है, फिर अपने डिटेल से पढ़ेंगे इनको। एक अपने को दिया है राइट ऑफ फ्रीडम में दिया है कि हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये है आर्टिकल 19(2), इसी का एक पार्ट है, 22 में भी है। ये देखो क्या है, इसमें बताया गया है कि मान लो अगर हमने कोई क्राइम कर भी दिया है तो पुलिस हमसे जबरदस्ती कुछ उगलवा नहीं सकती। ये हमारा आर्टिकल 19(2) में है, राइट ऑफ साइलेंस, यानी कि चुप रहने का अधिकार। इसके अंदर क्या है, अगर पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, हमने कोई क्राइम किया भी है, तो हम नहीं बताएंगे कि हमने ये क्राइम किया है। वो हमें फोर्स नहीं कर सकती ये बताने के लिए कि ये क्राइम आपने किया है। इसी के अंदर दो चीजें और है, सब क्लोज हैं, वो है हमारा फोन टैपिंग। आपने सुना होगा कि पुलिस थी, उन्होंने फोन टैप कर लिया, सुन लिया क्या बातें कर रहे हैं वो लोग, वो अपने घर पर क्या बात कर रहे हैं, तो ये भी एक क्राइम है। ये भी हमारे जो राइट ऑफ फ्रीडम है इसका वायलेशन है। पुलिस हमारा फोन टैप नहीं कर सकती। एक आपने सुना होगा कि लाई डिटेक्टर मशीन होती है, उसमें क्या है, एक आदमी को बिठा लेते हैं, उसके बीपी की मशीन लगाते हैं, उसकी आंखों की जो आइरिस है उसका देखते हैं साइज क्या है, और वो एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन ले आते हैं, उसमें हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम कुछ झूठ बोलते हैं तो उनके कंप्यूटर में आ जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसके जो पल्सेस हैं, इसका जो बीपी है, इसकी जो आंखों का साइज है, वो बता रहा है कि आदमी झूठ बोल रहा है। इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर मशीन। तो लाई डिटेक्टर मशीन भी इस राइट का वायलेशन है। पुलिस हमसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं उगलवा सकती है, हमारे राइट का वायलेशन है। इसी के अंदर आगे आता है राइट ऑफ लाइफ। राइट ऑफ लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब ये भी है, हमें एक अच्छी लाइफ, एक
हाई क्लास लाइफ जिंदगी जीने का अधिकार है। अब इसमें क्या कुछ आता है, हमारे लाइफ के अंदर क्या है, हमें लाइफ के अंदर क्या चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, साफ़ सुथरी गलियाँ हो, अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट हो, सब कुछ अच्छा हो। तो इसी के अंदर ये आता है। अब इसके अंदर बताते हैं आपको क्या कुछ आता है। जैसे वाटर है, हमारे घर पर वाटर वर्क से पानी आ रहा है, सप्लाई आ रही है, अगर वो गंदी है, वो पोल्यूशन है, उसके अंदर पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, तो ये भी हमारे राइट ऑफ लाइफ का वायोलेशन है। हमें एक अच्छा साफ पानी पीने का अधिकार है, वो गलत हो रहा है, हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। एक सबसे कॉमन चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे आप देखा होगा कि अपने गलियों में आवारा पशु है, वो घूमते रहते हैं, चाहे कुत्ते हैं चाहे कुछ भी है, जानवर है, घूमते रहते हैं और वो किसी को टक्कर भी मार देते हैं। और टक्कर मारने से कई बार हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार कोई थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, कैजुअलिटीज हो जाती हैं, कोई मर भी जाते हैं। तो ये भी लाइफ राइट ऑफ लाइफ का वायोलेशन है। इसके लिए एक रिट लगी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी म्यूनिसिपैलिटीज को कहा हुआ है कि आपके एरिया में जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ो, क्योंकि अगर वो लोगों को मारेंगे, एक ह्यूमन लाइफ खत्म हो रही है, तो ये लाइफ राइट ऑफ लाइफ का वायोलेशन हो रहा है। तो ये था हमारा राइट ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में अपने और बहुत चर्चा कर सकते हैं। आप सोचिए भी आपको क्या क्या फ्रीडम है। अब राइट ऑफ फ्रीडम में एक और चीज भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, से सब कुछ आता है। प्रेस समझते हो आप, जैसे ये न्यूज़ होती है, न्यूज़ चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, जो ये प्रेस के अंदर आते हैं। अब ये क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने विचार रख सकते हैं, हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक हद में रहकर, एक लिमिट में रहकर, गाली नहीं निकाल सकते। मान लो हमें सरकार की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, हम कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है। जैसे GST आया, पहले बहुत सारे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी और बहुत लगते थे, उसकी जगह कॉमन आ गया GST। अब कई लोगों को GST पसंद आ गई, कईयों को GST पसंद नहीं आई। तो जिनको पसंद नहीं आई उन्होंने बोला कि GST अच्छी नहीं है, इससे जो इकोनॉमी है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे नोटबंदी हुई, कईयों ने कहा हाँ ये अच्छा है, टेरर खत्म हो जाएगा, ये जो काला धन है, ब्लैक मनी, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन कईयों ने बोला कि इससे हमारा देश है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा, देश की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, देश पिछड़ जाएगा। अब ये तो नहीं जिन्होंने सरकार के खिलाफ कहा कि देश पिछड़ जाएगा, सरकार ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, नहीं डाल सकती सरकार। ये हमारा राइट है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। समझ गए, ये चीज़ें कई जगह लिमिटेड भी है, जैसे पुलिस है या आर्मी है वो नहीं बोल सकती, वो अलग बात है, लेकिन एक आम जनता बोल सकती है। इसी के अंदर आके है कि हम ग्रुप्स बना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब अंग्रेज थे, कोई ग्रुप्स बना के कोई राय करता या किसी के बारे में कुछ विचार करता तो उसको पकड़ लेते, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास राइट है। क्या राइट है कि हम ग्रुप्स बना सकते हैं, हम पीसफुली गैदरिंग कर सकते हैं। हम एक जगह इकट्ठे होकर ऐसे 1000 लोगों को इकट्ठा कर लें और वहां पर उनको भाषण दे भी हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारा जो मेयर है शहर का ऐसे होना चाहिए, हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए, वो ये काम करने चाहिए, सड़कें बनाए, वो अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, और बोलना चाहिए कि वो सरपंच तो अच्छा नहीं था, उसने स्कूल बनाए, उसमें वो पैसे खा गया, उसमें उसने करप्शन कर दिया। हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, बिना हथियारों के। ये नहीं है भी इकट्ठे कर लिए, हाँ भी घर से जाके अपने गंडा से बंदूकें ले आओ और देखते हैं क्या करता है सरपंच, ये नहीं कर सकता, पुलिस पकड़ लेगी। पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अभी रिसेंटली एक सरकार ने कानून लाया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, तो फिर उन्होंने विरोध किया, सड़कों पर आकर नारे लगा रहे हैं कि ये CAA वापस लो, बैन CAA बोल रहे हैं ना, तो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। ये तो नहीं है वो बाजार में आके तलवारें लेकर, बंदूक लेकर भी वापस ले, नहीं तो तुझे गोली मार देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। जब तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं कहेगी, पुलिस आसपास घूमती रहेगी लेकिन कुछ कहेगी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने किसी बाइक को आग लगा दी, कहीं तोड़ फोड़ कर दी, तो उसको पकड़ लेगी। तो हमारे पास राइट है कि हम पीसफुली अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम ग्रुप्स बना सकते हैं पीसफुली, बिना हथियारों के। ओके, अब ये आप साथ साथ में नोट कर लीजिए और साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा। इसी राइट के अंदर अपने एक और चीज देखते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम में इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे IPC का सेक्शन है, IPC की इंडियन पिनल कोड
भारतीय दंड संहिता जो 1835 में बनी थी, इसके बारे में अपने कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। इसकी एक धारा है 144। अब इसका मतलब क्या है, ये इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब कई बार क्या देखो, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं होता। मान लो जैसे अब का टाइम है, कोविड है, कोरोना फैल रहा है, हर जगह कोरोना है। डॉक्टर्स ने ICMR है जो हमारे देश की मेडिकल की सुप्रीम एजेंसी है, मेडिकल की सुप्रीम एजेंसी है ICMR, ठीक है। अब इसने बताया गया कि इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की जो मेडिकल की सुप्रीम एजेंसी है वो है WHO। इन दोनों ने गाइडलाइन दी है कि कैसे कोरोना से बचना है, भीड़ नहीं करनी है, दूर रहना है, कम से कम 6 फीट दूर रहना है। जैसे आप भी घर बैठे हो, घर क्यों बैठे हो, क्योंकि स्कूल में आओगे, पास पास बैठोगे, असेंबली होगी, तो संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा है। जो कोविड है उसके जो वायरस हैं एक से दूसरी जगह फैल सकते हैं, ये बात सभी को पता है। तो अगर स्कूल में तो चलो फिर भी आपको टीचर्स कह सकते हैं भी वहाँ बैठना है तो आप वहाँ बैठ जाओगे, लेकिन बाजार में, मार्केट में कोई है, कंट्रोल नहीं होता। तो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है, ये नहीं बोल सकते। कई बार ऐसा जरूरत पड़ जाती है कि IPC 144, इसको बोलते हैं कर्फ्यू, धारा 144 बोल देते हैं, सेक्शन 144 या कर्फ्यू बोल देते हैं, ये लगाना पड़ जाता है। इसका मतलब होता है कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे, ऐसे 5 लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। आप बोलोगे कि ये पॉल्यूशन हो रही है, ये पॉल्यूशन नहीं हो रहा, ये स्पेशल पावर उनके पास, हमारे कलेक्टर के पास, ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके पास। तो ये था हमारा राइट ऑफ फ्रीडम। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आप कोशिश कीजिए, आप सोचिए कि कौन कौन से हमारे पास राइट हैं फ्रीडम वाले, और अगर ये राइट ना होते तो हमारी लाइफ कैसे होती, हमारी लाइफ बिल्कुल बेजान, बंजर हो जाती। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना अगला राइट। हमारे राइट्स के अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है। हर चीज़ में कमियां होता है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। एक श्लोक याद आ रहा है मुझे संस्कृत का, शल शल न माणिकम मोती कम न गजय गजय साधो ही न सर्वत्र चंदन न वने वने। हर पत्थर मोती नहीं है, हर हाथी गजराज नहीं है, हर जंगल के हर पेड़ चंदन की नहीं है। कमियां हर किसी में है, कमियां हमारे संविधान में थोड़ी बहुत है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना अगला राइट है, बहुत जबरदस्त राइट है और इसकी जरूरत बहुत थी, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज भी हो रहा है। वैसे तो हम लोग देखकर इसको इग्नोर करते हैं। आप देखिए, हम कभी किसी होटल पर चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाय लेकर आ रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। वो क्यों धो रहे हैं? उनकी परिवार की मजबूरियाँ हैं, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, पैसा कमाने के लिए वैसा कर रहे हैं। चलो, ये कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार आप देखते हो कि छोटे बच्चे बड़े खतरनाक काम कर रहे हैं। वो बड़े बड़े भट्टों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े कारखानों में, जहाँ पर ऐसी मशीनें हैं जहाँ पर कोई कभी भी कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये देख कर लगता है यार ये तो काम गलत है, लगता है ना अपने को। वहाँ पर उनकी जान को खतरा है, वहाँ पर उनकी लाइफ को रिस्क है। कई बार अपने देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, आपने सुना होगा कि उनको उठा कर ले गए, उनके साथ गलत हरकत की, क्राइम किया। या फिर कई बार अपने देखते हैं कि कहीं पर सेक्स स्कैंडल हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, बच्चों को बेच रहे हैं उठाकर, बच्चों को अरेस्ट किया, उनको किडनैप किया, किडनैप करके कहीं बेच दिया। सुना होगा, ऐसे वुमेन्स भी है, उनको ले आए और कहीं बेच दिया। तो ये सभी चीज़ें आज तो चलो कम है, पहले ही बहुत ज़्यादा थी जब देश गुलाम था। और उससे पहले भी देखो, ब्रिटिश ने आकर हमारे देश में, ठीक है, ब्रिटिश लोग आए थे, उन्होंने हमें गुलाम किया, हमें लूटा, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। वो है ये चीज़ उन्होंने दूर किया। उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं,
लेडीज को बेच रहे हैं, उनको जबरदस्ती सेक्स स्कैंडल में लेके आ रहे हैं, तो इन सभी को दूर करने के लिए ये राइट लेके आए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी अपने थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ है, इसमें हमें क्या कुछ दिया गया है। एक तो इसमें दिया गया कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बड़े कारखानों में, बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते। ओके, फैक्ट्रीज में कहाँ, जहां पर रिस्क है, तो रिस्क वाली जगहों पर बच्चों को नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चे के अगेंस्ट क्राइम होता है तो उसको सजा ज़्यादा मिलेगी। मान लो एक आदमी है, उसने किसी दूसरे आदमी को, एक आदमी ये है, उसने दूसरे आदमी को कुछ किया, उसको एक्यूज़ किया, उसको मारा, और इस आदमी ने अगर किसी बच्चे को, चाइल्ड को एक्सक्यूज़ किया, तो चाइल्ड को एक्सक्यूज़ करने पर इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि बच्चा है, वो चाइल्ड है। इसके लिए अलग अलग एक्ट बने हैं, पोक्सो एक्ट बने हैं, फैक्ट्री एक्ट बना है। इसमें बताया गया कि बच्चे हैं, उनको अगर एक्यूज करते हैं तो क्या सजा मिलेगी। अब आप देखते हो कई जगह ढाबे हैं, वहां पर बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो उनके एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बच्चों को ढाबे पर काम नहीं करवा सकते, क्योंकि एक मैंने आपको पीछे मैं बताना भूल गया, फ्रीडम के राइट में एक और होता है राइट ऑफ एजुकेशन। थोड़ा आपको पहले बता देता हूं मैं। एक अपने पास होता है राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन। हर बच्चा जो 6 to 14 ईयर का है, अब ये चीज़ चेंज हो गई है, 2-3 दिन पहले आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसको 3 to 18 कर दिया गया है, लेकिन अभी अपने आपकी बुक के हिसाब से 6 to 14 है। जो बच्चा 6 से 14 साल के अंदर है उससे काम नहीं करवा सकते, और उसको पढ़ाना, उसको फ्री एजुकेशन देना भी कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा ढाबे पर या किसी होटल पर काम करता मिल गया तो ये क्राइम है, तो उसके पेरेंट्स को और जिसके ढाबे पर वो जो ओनर है उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि बच्चों के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अब एक बच्चा है, वो कुछ सीखता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, एक मान लो अपने खेत है आपके पास, खेत में फसल बीजते हैं, तो जब वो फसल निकल रही है, छोटी छोटी है, तो उसका कितना ध्यान रखते हैं ना। वैसे बच्चे हैं, अभी जिंदगी उन्होंने स्टार्ट की है, अभी उन्होंने सीखना है बहुत कुछ, अभी से उनसे काम करवा रहे हैं तो वो क्या सीखेंगे, कैसे अपने कह देंगे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। वो एक बच्चा है जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी उनकी लाइफ है, एक तो वो है, एक है जिसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कहीं काम करवा रहे हैं। ये बच्चा अपने कैसे उम्मीद करेंगे कि इसके अच्छे विचार होंगे, नहीं करेंगे ना। यहीं से फिर क्राइम भी आएगा, क्योंकि बच्चों को शुरू से बता दिया गया कि आपने पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए वो अनफेयर मीन्स भी यूज करेगा। देखा होगा आपने, ज्यादा क्राइम कौन से बच्चे करते हैं, वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या वो बच्चे जो बाहर काम कर रहे हैं। वो बच्चे जो बाहर काम कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आएगी भी कैसे भी पैसा कमाना है, क्योंकि उन्होंने अच्छी चीजें सीखी नहीं है। बच्चे स्कूल में आते हैं तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, असेंबली होती है, उनको बताते हैं भी क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। अब पढ़े नहीं है, अब बच्चों को पता ही नहीं। अब आप लोग पढ़ रहे हो 11th क्लास में, आपको पता है कि मेरे पास क्या राइट है। एक बच्चा ढाबे पे काम कर रहा है, उसको क्या पता है मेरे पास क्या राइट है उसके पास कुछ नहीं है। तो ये चीजें जरूरी है। तो सरकार ने, गवर्नेंस ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा 6 से 14 साल के अंदर है उसको पढ़ाना जरूरी है और कंपलसरी है, एसेंशियल चीज है ये। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनको पेरेंट्स को और जहां पर वो काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। छोटे मोटे काम कर सकता है, स्कूल के बाद काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक तो बच्चों के खिलाफ हो गया, एक आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं देह व्यापार, लोगों को बेच देना। आपने देखा होगा न्यूज़ में या कई मूवीज में भी बनी है इसके ऊपर कि लोगों को बेच देते हैं आगे, उससे उनके शरीर को काम करवाते हैं। जैसे मान लो अभी कुछ न्यूज़ आई है देह व्यापार में, ये नहीं पूरी की पूरी बॉडी बेच दी, इसके अंदर आ रहा है। अभी देखो मैंने न्यूज़ पढ़ी कई दिन पहले कि कुछ महाराष्ट्र के डॉक्टर्स हैं, अब मैं डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है, ऐसा कई जगह हुआ भी है। उन्होंने पेशेंट को भर्ती कर लिया ये बोल के इसको कोरोना है, लेकिन उसको कोरोना नहीं था। भर्ती करने के बाद क्या आपको पता है, जो कोरोना से जो बच्चा, जिस बंदे की कैजुअलिटी हो जाए, जो आदमी कोरोना के कारण मर जाए, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको लपेट देते हैं, खोलते नहीं हैं, और वैसे ही दफना देते हैं, जला देते हैं, जो भी रस्म रिवाज है उसके हिसाब से करते हैं। तो वो डॉक्टर्स ने क्या किया, उनको कोरोना नहीं था, उन्होंने बंदे को लिया, उसके ऑर्गन निकाल कर बेच दिए और बॉडी को रैप कर दिया, लपेट दिया और दफना दिया, जो भी है।
समझिए ना, मतलब उसको खोलेंगे तो है नहीं, क्योंकि डर है कि नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। ये बात हो गई। अब क्या है, उसके अंग निकाल कर बेच दिए, उसके ऑर्गन बेच दिए, ये भी एक क्राइम है। अगर कोई आदमी मर भी जाता है ना, तब भी उसकी परमिशन के बिना उसके ऑर्गन नहीं निकाल सकते। जो लोग ऑर्गन निकलवाते हैं वो मरने से पहले परमिशन देते हैं कि मरने के बाद मेरी आंख निकाल लेना, उसको दान दे देना, या मेरी किडनी किसी को दे देना। जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। अगर मान लो किसी आदमी की किडनी खराब हो जाती है, वो किसी और आदमी से किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है, उससे किडनी लेता है, तो दोनों की इच्छा होती है, देने वाले की इच्छा होती है। ये नहीं जबरदस्ती निकलवा लेगा। ये नहीं है भी कोई अमीर आदमी है, उसकी किडनी खराब हो गई है तो वो किसी गरीब आदमी से जबरदस्ती किडनी निकलवा लेगा। और ये भी नहीं है कि अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको पैसों की जरूरत है, और एक अमीर आदमी की बात पता चल गई इसको तो पैसे चाहिए, तो वो इस कारण दबाव बनाकर उससे किडनी ले रहा है। ये भी एक क्राइम है। किसी को दबाव बनाकर पैसों से भी किडनी लेना भी गलत बात है। वो विलिंगली दे रहा है अपनी इच्छा से, हाँ भी ये आदमी बच जाएगा, मेरी किडनी देने से इसकी जिंदगी बच जाएगी, और बदले में पैसे ले रहा है, तो वो पैसों के लिए किडनी नहीं दे रहा, वो किडनी दे रहा है अपनी इच्छा से। अगर पैसों के लिए किडनी देने पर ये आदमी मजबूर कर रहा है तो ये क्राइम है, ये इस राइट का वायलेशन है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब आज के टाइम में ये राइट सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो बताई गई है। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना। शोषण का मतलब, मान लो एक आदमी है, पहले क्या था, राजा जब लोग थे, जब राजा थे या ब्रिटिश रूल था, तब भी यही बात थी कि राजा क्या था, उसने अपने बड़ी ऐसा कोई महल बनाना है और बोल दिया कि जनता से लोग लेकर आओ, पब्लिक को लेकर आओ। वो लेकर आते और उनसे काम करवाते, और काम करवाते फ्री में। इस चीज को बोलते थे बेगार। बेकार का मतलब है फ्री में काम करवाना। तो ये चीज भी इस राइट का वायलेशन है। सिर्फ फ्री में काम करवाना नहीं, जितनी उसको उसकी मजदूरी, उसके वेजेस, उसकी दिहाड़ी बनती है, उससे कम पैसे देना भी इस राइट का एक्सप्लॉयटेशन है। अब एक आदमी है, अब सरकार के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दिन अगर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको मिनिमम जैसे 350 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। अब एक साइट है, उस पर सारा दिन काम करवाया, और काम करवाने के बाद उसको दे दिए शाम को या तो भी 100 रुपये दे दिए लो, तो ये भी गलत बात है। जितना उसका बनता है उससे कम देना भी गलत बात है। इसके अलावा शोषण और क्या होता है, इक्वालिटी और शोषण के अंदर, सॉरी, ये एक्सप्लॉयटेशन और इक्वालिटी के अंदर एक और चीज तार जुड़ रही है। मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में अगर 2 लोग, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, दोनों सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सेम टाइम काम कर रहे हैं, अगर ये 8 घंटे कर रहा है, ये भी 8 घंटे कर रहा है, ये अगर मैनेजमेंट की पोस्ट में मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, तो दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। अगर इनको डिफरेंस मिलती है तो ये भी इस राइट का वायलेशन है, ये भी एक क्राइम है। ऐसा हुआ था लास्ट कुछ दिनों में, एक न्यूज कंपनी थी, न्यूज एजेंसी थी, वहां पर एक हस्बैंड था और दूसरी उसकी वाइफ थी। दोनों सेम रैंक पर थे, दोनों एंकर थे शायद तक, और कुछ दिनों बाद वाइफ को पता चला कि मेरे हस्बैंड को मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसने ये चीज़ कोर्ट में ले गई वो, और कोर्ट ने कहा या तो दोनों को बराबर दो पैसे, नहीं तो तुम्हारी कंपनी पे केस चलेगा। समझ गए? ये बताता है इक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन दोनों का एक मिक्स फॉर्म है। और एक और था इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन में, एक लेडीज थी, वो एक न्यूज एजेंसी में काम कर रही थी, उसको ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि तेरी एज ज्यादा हो गई और तू अच्छी नहीं लग रही, न्यूज बोलते हुए बोल दिया कि तेरी एज हो गई है 45 ईयर्स, और हमें न्यूज दिखाने के लिए कुछ ग्लैमर वाले, कुछ चकाचौंध वाले लोग चाहिए, और तू बात चल, तो वो भी कोर्ट में चलेगी। समझ गए? मुझे उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कैसे काम करता है। आप लोग भी देखो, आपको भी कोशिश किया करो कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उनको आगे लेकर आओ। आप, मुझे पता है कि वेल सेटल्ड हो, आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इसका मतलब आप अच्छी फैमिली से हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते कि आसपास आपके जो बच्चे हैं जो इस प्रकार से रह रहे हैं, गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या कि ढाबे पर काम कर रहे हैं पैसे के लिए, आप उनको आगे बढ़ाओ। तो नेक्स्ट जो राइट है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।